दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे कैसे आए, या तो आप परसों से इन्वेस्टेड हो या अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, या अभी तक आपने एसबीआई या कोई भी गवर्नमेंट बैंक में निवेश नहीं किया है तो सोच रहे हो क्या करना चाहिए कि नहीं, ओवरऑल दोस्तों पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंकिंग, कहाँ कैसा बन सकता है पैसा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। राइट, तो मेरे साथ सब लोग रेडी हो दोस्तों? हमारे बीच है डॉक्टर सुभाष पोंकिया, जो कि राजकोट पे है, और उनका होम्योपैथी 401 नाम उनका खुद का वहां पे क्लिनिक है राजकोट। सक्सेसफुली रिसर्च करते हैं और स्टॉक मार्केट में बढ़िया, इन्होंने पहले भी प्रेजेंटेशन हम सबके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आज हम डॉक्टर सुभाष से जानेंगे कि एसबीआई की आने वाले समय की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। हेलो सुभाष भाई, या वेलकम सुभाष सर। Thank you, sir. Hello and welcome you all in the H1 result analysis series by the Profit from It. मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया आज आपके सामने एसबीआई को प्रेजेंट करूंगा and this whole series is inspired and guided by पीयूष पटेल सर। आज जो हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में, तो सिर्फ H1 के बारे में सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों हम एसबीआई को ले रहे हैं और एसबीआई का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी जो हम एसबीआई की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बैंक नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा एक फाइनेंस सेक्टर का एक ग्रुप है, जहाँ अलग अलग सब्सिडरीज, अलग अलग ज्वाइंट वेंचर के साथ में एसबीआई ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में बढ़ाया है और जहां पर भी कदम रखा है वहां पर एक लीडरशिप की तरह है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनियां लीडरशिप में नहीं होती है, लेकिन एसबीआई का तो कुछ मैनेजमेंट या उसका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसबीआई लाइफ है तो लाइफ इंश्योरेंस में लीडर है, एसबीआई एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो वहां पर भी ईयूएम में टॉप लिस्ट में है। एसबीआई कार्ड देखो तो वो कार्ड में भी नंबर 1 बिजनेस कर रही है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड अलग अलग सेगमेंट में वो बिजनेस कर रहे हैं। साथ में हमने रिसेंटली देखा यश बैंक, तो यहाँ पर अभी इसमें लिस्टेड नहीं है, लेकिन यश बैंक जहाँ पर एसबीआई का 30% स्टेक है। इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, तो ऐसा इसीलिए हम और पीएसयू बैंक की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि बीओबी हो या तो बैंक ऑफ इंडिया हो या सेंट्रल बैंक हो, वहां पर हमें इस तरह का अलग अलग सेगमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एसबीआई में मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक से रिलेटेड है। तो पहले पीएसयू बैंक का पूरा पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री कैसा है वो समझ लेते हैं। टोटल 13 कंपनीज है। 13 कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट के 9 लाख करोड़ के आसपास है और उसका सेल्स भी 9.5 लाख करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो पहले डिस्काउंट में था, जितना सेल्स करती थी उतना भी मार्केट कैप नहीं मिलता था, लेकिन अभी सेल्स और जितना मार्केट कैप मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिलता था और क्यों मिल रहा है और आगे कैसा हो सकता है वो आगे के स्लाइड में देखेंगे। पूरा मार्केट कैप में देखो तो एसबीआई अकेला है 58% मार्केट शेयर है, यानी कि सेकंड नंबर है वो कहीं नजदीक पर भी नहीं है। सेल्स में भी देखो वहां पर भी एसबीआई को 42% शेयर है, सेकंड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा 9%, यहाँ पर भी क्लियर कर लीडरशिप है, कोई नजदीक भी नहीं। तो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में देखे तो 2018 का अगर पूरा दौर देखे तो जिस समय 2017-18 में सभी बैंकों का एनपीए बाहर निकलना शुरू हुआ, बैलेंस शीट को क्लियर करने की जो प्रोसेस शुरू हुई, उसी दौरान मेजोरिटी सभी बैंक, पीएसयू बैंक लॉस कर रही थी। एसबीआई ने भी उसी साल 4,000 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2019 में एसबीआई अगेन 3,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ आई। अभी भी 50% कंपनियां थी कि जो लॉस में थी। तो दो सेक्टर है कि दो सेक्टर की मेजोरिटी कंपनियां लॉस करती होगी तो सहज है कि उसको मार्केट के वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर वहां पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी 2022 में, जैसे जैसे एनपीए कम होने शुरू हुए, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ी, तो लास्ट ईयर हम कह सकते हैं कि सभी पीएसयू बैंक ने प्रॉफिट किया और इसी वजह से लास्ट ईयर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सेल्स के बराबर आया। वहां पर भी एसबीआई अकेला है कि जो 50% प्रॉफिट दे रहा है, बाकी 50% में बाकी सारी कंपनियां, राइट। और पूरा क्वालिटी अगर एनालिसिस देखे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में एसबीआई यहाँ 9%, राइट, और पीएसबी बैंक है जो 13%। तो क्या पीएसबी बैंक पे फोकस करना चाहिए? तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हाई दिखा है वो एक्सेप्शनल गेन की वजह से है, एक्चुअल रियल प्रॉफिट की वजह से नहीं है। इसी तरह से अगर ग्रोस एनपीए देखे तो ग्रोस एनपीए में एसबीआई 4% जितना है अप्रोक्सीमेटली, और लास्ट ईयर का, इस साल तो इससे भी कम हो गया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बैंक और महाराष्ट्र बैंक का बहुत कम है। वो कम इसीलिए है क्योंकि वहां पर प्रोविजनिंग ज्यादा हुआ है, रोल ओवर ज्यादा हुआ है, इसी वजह से। बाकी साथ इसके अलावा 1-2-3 बैंक को छोड़े तो बाकी सभी का अभी भी, ये हम बात करें इंप्रूवमेंट की, तो ये 2022 में जब सभी कंपनियां प्रॉफिट में आ गई है, उसी समय इतना एनपीए है। जैसे पीएनबी का देखो 11%, यूनियन बैंक का 11%, सेंट्रल बैंक का 15%,
तो 2018 में कितना होगा, राइट? वो एक बहुत ही खराब दौर था, वहां से धीरे धीरे एक सुधार आ रहा है। इसीलिए पीएसयू बैंक का वो पिछले 1-2 साल में हम कह सकते हो वैल्यू बाइंग था, लेकिन आगे कैसा है वो हम देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो तो अगेन एसबीआई इज द लीडर, 30% है, बाकी केनरा बैंक 9% और एवरेज 4 to 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट ईयर के 2022 से पहले मेजोरिटी यहाँ पर माइनस था। तो क्लियर कट में दिख रहा है कि लीडर एसबीआई है, वो पीएसयू बैंक में लीडर है। तो अभी तक का बिहेवियर कैसा है, तो यहाँ पर देखो तो पिछले 21 ईयर्स में एसबीआई का सेल्स 13 टाइम्स हुआ है और 13% सीएजीआर से ग्रोथ किया है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो 21 ईयर्स में 22 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है और 16% से ग्रोथ किया है। तो ये समय था कि जिस दौरान एनपीए सबसे ज्यादा बाहर निकले सभी कंपनियों का, तो उसी दौरान कंपनी ने एक बार एसबीआई ने लॉस किया, नेक्स्ट ईयर ही प्रॉफिट में आ गई और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसी साल 2020 में लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट के साथ आई और वो दौर लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट का कंटिन्यूअस चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखो तो जो पहले 10 to 11% के आसपास रहता था, वो एनपीए की वजह से बहुत एक कम हो गया था और फिर से लास्ट ईयर 9% हुआ और इसी साल हम फिर से देखेंगे कि वो फिर से 10 to 12% अपनी पुरानी मार्जिन पर फिर से कंपनी आ जाएगी। ग्रोस नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए जब ये 2018 में सभी बैलेंस शीट को क्लियर किया, सभी एसबीआई का 11% था, तो बाकी बैंकों का कितना रहा होगा। इसी वजह से वो उसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था, सारी बैंकों को मार पड़ी थी। लेकिन यहाँ से देखो तो साल दर साल एनपीए धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अभी इस क्वार्टर में भी हम देखेंगे कि एनपीए इससे भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ब्रांचेस में भी देखो तो 2008 में जो 10,000 करोड़ का ब्रांचेस था, 17 आते आते 17,000 करोड़ हुआ और 2018 में जो में जंप दिख रहा है वो बिकॉज क्योंकि पहले बहुत छोटी छोटी बहुत पीएसयू बैंक थी, तो वो जो छोटी छोटी स्टेट बैंक थी उन सबको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए वो सभी को, कुछ बैंकों को बीओबी में, कुछ बैंकों को एसबीआई में इस तरह से मर्ज किया। तो मर्ज की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़े, लेकिन बाद में ब्रांचेस ऑलमोस्ट स्टैटिक रहे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखो तो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन पर फोकस है, तो इसीलिए ब्रांचेस, एटीएम अभी बैंकों के इतने नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट मंथ ही हमने रिसेंटली देखा कि डिजिटल रुपीस भी एक कॉर्पोरेट लेवल पर एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर शुरू हुआ है, तो इसी वजह से अभी ब्रांच फोकस में नहीं रहेगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस। डिपॉजिट में भी देखो तो डिपॉजिट भी 11% से बढ़ा है, लेकिन डिपॉजिट तो कंपनी की लायबिलिटी, बैंक की लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जितनी डिपॉजिट आती है उसमें से बैंक को तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो डिपॉजिट के साथ एडवांस यानी कि लोन अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो लोन में भी देखो तो पिछले 10 सालों में एडवांस यानी कि लोन वो भी 12% से बढ़ा है। रिजर्व भी ऐसे, क्योंकि कंटिन्यूअस एसबीआई प्रॉफिटेबिलिटी में रहा है, तो यहाँ रिजर्व में भी हम देख रहे हैं कि 13% से रिजर्व में भी ग्रोथ आया है। तो अभी तक का पास्ट बिहेवियर कैसा रहा, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक जैसा ग्रोथ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 20 ईयर्स में 30% का सेल्स ग्रोथ था, 10 ईयर्स में सेल्स का 9% ग्रोथ रहा, 5 ईयर में 6% और करंट ईयर में लास्ट ईयर 6%, यानी कि पिछले 1-2 सालों में एक क्रेडिट ग्रोथ नहीं था, उसी वजह से सारी बैंकों का सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो प्राइवेट बैंक को ज्यादा मार पड़ेगी, सॉरी पीएसयू बैंक को ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो 20 ईयर्स में 40% का प्रॉफिट है, 10 ईयर्स में 9% सीएजीआर से प्रॉफिट में ग्रोथ आया है और 5 ईयर्स में 171% का हाई ग्रोथ दिख रहा है। वो हाई ग्रोथ इसी वजह से है कि अगर 22 से कंपेयर करें तो 2017 में एनपीए की वजह से प्रॉफिट एकदम गिर गए थे, तो लो बेस की वजह से यहाँ पर हमें जंप दिख रहा है। और लास्ट ईयर भी देखो तो 58% से सेल्स प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, तो यहाँ से हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हर साल 50% जितना प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा, क्योंकि एनपीए कम हुए, रिकवरी होगी, प्रोविजनिंग कम होगा, उसी वजह से प्रॉफिट में हमें जंप दिखा है। तो जनरली पीएसयू की जो कोई भी कंपनी होती है, बैंक हो या और कोई भी कंपनी, वहां पर ज्यादातर वेल्थ क्रिएट नहीं होती, इतना अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो एसबीआई, जो अगर आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यूएशन 31 लाख हो चुकी होती और आपको 30% उसकी डिविडेंड यील्ड मिलती, यानी कि उसी समय अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था, आज आपको हर साल 30 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हुए दिखेंगे और वो साल 10 साल बढ़ने वाला है। करंट में ट्रेंड कैसा है, करंट ट्रेंड में देखो तो मेजर कॉस्ट में, बैंक का बिजनेस है तो स्वाभाविक है कि उसका मेजर कॉस्ट है वो शेयर इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन इंश्योरेंस का जो अलग एक सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 20% जितना यहाँ पर कॉस्ट में शेयरिंग है। तो
इंश्योरेंस कोस्ट देखो तो इंश्योरेंस बिजनेस का कोस्ट 30% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन सेगमेंट रेवेन्यू में देखे तो इंश्योरेंस का बिजनेस 50% से बढ़ा है। तो लास्ट 1-2 सालों में क्लेम ज्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस बिजनेस पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गया था क्लेम की वजह से, तो इंश्योरेंस रिलेटेड सभी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट हुआ था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें रिकवरी दिख रही है कि जितना रेवेन्यू बढ़ा है कॉस्ट इतना नहीं बढ़ा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इफेक्ट आएगा। और सेगमेंट रेवेन्यू में भी अगर देखे तो रिटेल बैंकिंग से 36% बिजनेस आ रहा है और इंश्योरेंस बिजनेस भी 17-18% जितना बिजनेस इंश्योरेंस से आने लगा है। इसीलिए एसबीआई को इस बाकी पीएसयू बैंक से हम एक अलग लीडरशिप की तरह देखते हैं। और ओवरऑल देखो तो इस H1 में एडवांस यानी कि लोन में 21% का एक अच्छा सा जंप दिखा है, और जो अभी तक पिछले कुछ क्वार्टर से नहीं था, और डिपॉजिट में 10% का ग्रोथ हमें मिला है। करंट ट्रेंड में अगर ग्रोस एनपीए का देखो तो जो लास्ट H1 में 4.9% था, वो हर क्वार्टर धीरे धीरे कम होता होता अभी इस क्वार्टर लेटेस्ट 3.52 जितना हो गया है। या हम बोल सकते हैं कि 3.52 यानी कि ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक जैसा एनपीए हो गया है। करंट ट्रेंड में 9 मंथ में सेल्स 7% से था, फाइनेंशियल ईयर में 6% से, लास्ट ईयर में 6% से ग्रोथ हुआ। क्वार्टर 1 में मार्क टू मार्क लॉस की वजह से सेल्स में म्यूटेड ग्रोथ यानी कि 1% जितना ही मिला था। इस H1 में जो इन्वेस्टमेंट का जो मार्क टू मार्क लॉस का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक अच्छा सा रिबाउंस मिला, 8% का मैंने ग्रोथ दिखा। हम उम्मीद करेंगे कि ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 12% का हमें सेल्स में ग्रोथ मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में कंजर्वेटिव रहते हुए हम 12% की उम्मीद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर इंश्योरेंस का बिजनेस है, कार्ड का बिजनेस है, वो सभी बिजनेस में जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो यहाँ हम और भी उम्मीद कर सकते हैं। 9 मंथ में प्रॉफिट भी 55% से बढ़ा था, फाइनेंशियल खत्म होते होते 58% हुआ। जैसे जैसे प्रोविजनिंग कम हुआ, रिकवरी हुई है, इसकी वजह से। लेकिन Q1 में -1% से डी ग्रोथ था, और अभी H1 में रिसेंटली 35% से प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। हम उम्मीद करेंगे कि साल खत्म होते होते भी ये 35% के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा, और लॉन्ग टर्म में हम सेल्स के जितना यानी कि 12% जितनी उम्मीद रखेंगे। मार्जिन जो 9 मंथ में 9% था, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते 9% रहा, Q1 में 8% था, वो अभी 11% यानी कि नियर टू लाइफ टाइम हाई फिर से मार्जिन आया है। कंजर्वेटिव रहते हुए हम 10 to 11% का उम्मीद करेंगे इस साल और लॉन्ग टर्म में। तो बैंकिंग लास्ट ईयर जब हमने एक H1 का जब प्रेजेंटेशन दिया एसबीआई का, तभी हमने डिस्कस किया था कि जो क्रेडिट ग्रोथ कोविड के बाद एकदम से लो लेवल पर आ गया था, वहां से एक अच्छा सा शार्प रिकवरी देखना शुरू हुआ है। तो यहाँ से हम उम्मीद करें जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा तो सारी बैंकिंग रिलेटेड जो भी कंपनियां है उसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। तो इसी साल अगर आप देखो तो अक्टूबर में कमर्शियल का जो क्रेडिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 18% यानी कि प्री कोविड लेवल के आसपास, प्री कोविड लेवल से भी थोड़ा ज्यादा लेवल पर आ चुका है, राइट। और सितंबर का अगर आप आरबीआई का गाइडलाइन देखो तो 16% जितना क्रेडिट ग्रोथ आया है। तो इसीलिए हम देखेंगे अभी कुछ समय में कि जो भी बैंकिंग के रिजल्ट्स आएंगे उसमें इसका इफेक्ट दिखेगा। प्राइवेट और बैंकिंग और पब्लिक बैंकिंग में अगर कंपेयर करें तो पब्लिक बैंकिंग का 2019 में एनपीए ऑलमोस्ट 12% जितना था ओवरऑल सभी बैंकों को मिला के, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अभी 8.5% के आसपास। इसी वजह से उसको रिटर्न नहीं मिल रहा था, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट दोनों माइनस में चल रहा था। जैसे जैसे एनपीए कम होना शुरू हुए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, राइट। लेकिन प्राइवेट बैंक में एनपीए का इतना इश्यू नहीं है, 2019 में भी 5% था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी वजह से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और जैसे जैसे एनपीए कम हो रहा है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी पूरे सेक्टर का 10% के आसपास है। तो जैसे पब्लिक सेक्टर में भी जैसे जैसे एनपीए कम होंगे, बैलेंस शीट जैसे जैसे क्लियर होगी, तो यहाँ पर हम अच्छी एक प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। तो सेल्स का प्रेडिक्शन, सेल्स और प्रॉफिट का प्रेडिक्शन देखो तो इस साल हम उम्मीद करेंगे कि 4.5 लाख जितना सेल्स होगा, और अप्रोक्सीमेटली 47,000 करोड़ के यानी कि 50,000 से थोड़ा कम रहेगा, इतना प्रॉफिट करेगी कंपनी। नेक्स्ट ईयर 5 लाख से ज्यादा का सेल्स और 50,000 के ज्यादा का प्रॉफिट होगा। और 30 आते आते 10 लाख करोड़ का सेल्स और 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा, और 36 आते आते अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ का सेल्स और 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। प्रेडिक्शन में अगर ईपीएस देखें तो इस साल 54 रुपीज रहेगा, 30 आते आते 118 रुपीज रहेगा, और 35 में 208 रुपीज का एक्सपेक्टेशन है। और इसी हिसाब से फेयर वैल्यू इस साल का 624 रुपीज के आसपास हो सकता है, 30 में वो अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास, और 35 में अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास फेयर वैल्यू रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट पिछले 10-12 सालों में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, प्रोमोटर में 2-3% का चेंज है,
म्यूचुअल फंड का स्टेक थोड़ा बड़ा है, एफआई का थोड़ा कम हुआ है, बाकी ओवरऑल रिटेल का 67% के साथ ऑलमोस्ट सेम है। टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये बहुत एक लंबे समय से एक रेंज बाउंड मोड में चल रहा था, 150 के आसपास बेस था और यहाँ से 350 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। तो ये समय से जब 150 के आसपास था तभी से प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से एसबीआई के बारे में एक रिकमेंडेशन होता था लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, क्योंकि तभी वो वैल्यू बाइंग था। अभी वो वैल्यू बाइंग नहीं रहा है, अभी वैल्यूएशन के साथ जैसा ग्रोथ होगा उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर 417 के आसपास मिल रहा है तो हमारा यील्ड और भी अच्छा रहेगा। अगर अभी भी लेते हो तो भी वो 7%, यानी एफडी से ज्यादा तो यील्ड अभी भी मिल रहा है, लेकिन अगर जितना बाइंग रेंज 417 से नजदीक मिले उतना यील्ड अच्छा रहेगा। और अभी शेयर रैली में है तो टारगेट की ओर जा रहा है, तो इस साल का हमारा टारगेट 842 रुपीज का है। एंड एज ए डिस्क्लेमर, दिस होल presentation is only for learning and skill development purpose. Don't consider it as a tip or recommendation. Thank you, and let's learn with profit from it. ग्रेट, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सुभाष भाई। और आपके प्रेजेंटेशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इन्वेस्टर है उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, राइट। जैसे कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एसबीआई का परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये है कि एसबीआई अभी भी लॉस कर रही है, राइट। तो ये सारी चीजों का जवाब उनको मिला होगा। एनपीए कैसे है, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग का प्रेजेंटेशन हुआ करता था अलग अलग शहरों में, और एसबीआई को एक जब अच्छी कंपनी बताते थे लोग पूछते थे 2-3 बार, सही एसबीआई अच्छी है, गवर्नमेंट है सर वो तो ऐसा, उसकी एनपीए बहुत है और आपको लगता है वो प्रॉफिट करेगी। देखो प्रॉफिट तो छोड़ो, अभी वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनियों में से एक हो गई है, राइट। और इस साल आपने कितना बताया प्रॉफिट सुभाष भाई? 47,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ पहुंच गए। 50,000, यस सर। बहुत बढ़िया है, राइट। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू बाइंग मिल रही है। आपने जो ट्रेंड बताया, ये ट्रेंड सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जैसे करीबन 2010 के दौर के दरमियान जब बहुत से लोग गवर्नमेंट बैंक ही लेना चाहते थे, तब वो लोग प्राइवेट बैंक में ज्यादा निवेश नहीं करते थे। तब वो जो ट्रेंड नहीं देखते थे वो फंसते जा रहे थे, एनपीए के ट्रेंड बढ़ते जा रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही थी, जो भी आपने बताई। तो जब ट्रेंड नहीं देखेंगे तो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता है। अभी का ट्रेंड क्या कहता है, उस समय से उल्टा। अभी का ट्रेंड ये कहता है एनपीए धीमे धीमे घट रहे हैं, तो 100% एनपीए घट रहे, प्रोविजन घटेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो दशक है ये गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए बढ़िया लगती है एकदम, राइट। यस सर। 12-13% का ग्रोथ अपन उम्मीद करेंगे, बराबर ना? राइट सर। तो बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू वेरी मच सुभाष भाई, आपने जो एसबीआई की हाईलाइट्स दी उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।